Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, chapter number 4 वर्क एंड एनर्जी, आज हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करने लगे हैं, तो आइए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, ये टाइटल नेम आपके सामने लिखा है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 4. तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें वर्क जिसको हम डिस्कस करेंगे ये मैकेनिकल वर्क है. ठीक है, तो वर्क को पहले डिफरेंशिएट कर दें कि वर्क मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों तरह से होता है. ठीक है, और वर्क करने के लिए जो सलाहियत चाहिए है उसको कहते हैं एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क. यानी एनर्जी होगी तो वर्क होगा. अगर किसी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकता. हम सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं कि एक मजदूर अगर काम करता करता थक जाता है तो उसको अब एनर्जी लेने की ज़रूरत है, कुछ खा के, कुछ इनटेक लेके, तो मीन्स के एनर्जी होगी तो वर्क होगा. लेकिन अब वर्क मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ज़रा इसको भी समझ लीजिए कि हम जो वर्क की डेफिनेशन करते हैं ना कि किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उस फोर्स के ज़ेरे असर वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब हम कहेंगे वर्क हुआ है. तो बेटा ये मैकेनिकल वर्क है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम वर्क्स मैकेनिकल ही होते हैं. देखें, खाना अगर पक रहा है चूल्हे पर तो ये वर्क हो रहा है, ठीक है, बट ये मैकेनिकल वर्क नहीं है. इसी तरह आप देख रहे हैं कैपेसिटर में चार्जिंग जो है वो स्टोर हो रही है, तो ये एक वर्क है. फैन का चलना ये एक वर्क है. ठीक है, लाइट के बल्ब का जलना ये एक वर्क है. तो एक्चुअली वर्क कहते हैं नॉन मैकेनिकल में कि एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, या आप ये कह लें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये भी वर्क है. ठीक है, तो हमने जिस वर्क को इस चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करना है आपकी बुक में, वो है मैकेनिकल वर्क. तो मैं ज़रा इनको डिफरेंशिएट कर दूं, इन डेफिनेशन को ज़रा सामने लिख दूं, देन हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं. द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. अब चूंकि एनर्जी का ऊपर लेक्चर बाकायदा आएगा तो मैं उसकी टाइप्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और फिर फर्दर टाइप्स पे बात उस लेक्चर में कर लेंगे. लेकिन चूंकि एनर्जी इसलिए ज़रूरी थी डेफिनेशन कि एनर्जी होगी तो वर्क होगा. तो एबिलिटी, किसी बॉडी की वर्क करने की एबिलिटी, ये उसकी एनर्जी कहलाती है. ठीक है, अब वर्क को हम यहाँ पे बताते चलें कि वर्क बेटा दोनों तरह से होता है. मैकेनिकल वर्क के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, इफ़ेक्टिव फोर्स का होना और डिस्प्लेसमेंट का कवर होना. यानी एक बॉडी पे फोर्स लगती है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे उस फोर्स के ज़ेरे असर, उस फोर्स की लगने पर. और अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता तब भी वर्क ज़ीरो है, फोर्स नहीं लगती तब भी वर्क ज़ीरो है. इम्प्लाइज दैट कि मैकेनिकल वर्क ये है कि अगर एक बॉडी पर फोर्स लगे और वो उस फोर्स के ज़ेरे असर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो फिर हम कहते हैं कि मैकेनिकल वर्क हुआ है. ठीक है, सो अगर एक बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स, किसी फोर्स के ज़ेरे असर या फोर्स लगने पर कह लें, इसका मतलब है मैकेनिकल वर्क हुआ है. अब ये होता किसके इक्वल है? मैथमेटिकल फॉर्म, ये अभी आपके सामने रखते हैं. पहले हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो मैकेनिकल वर्क की सिंपली डेफिनेशन ये कर दी जाती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी का ट्रांसफर होना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. जब एक से जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रेवल कराते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है, सो दिस इज नॉन मैकेनिकल वर्क. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस ओनली मैकेनिकल वर्क. तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो स्टूडेंट्स,
एक हमने स्टेटमेंट आपके सामने लिखी कि डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें वर्क डन, और कौन सा वर्क, मैकेनिकल, बाय कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स लगने पर वर्क डन आप डिफाइन भी करें और एक्सप्लेन भी करें। मैं वर्क की डेफिनेशन आपके सामने बता चुका हूँ कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उस फोर्स के ज़ेरे असर वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी मैकेनिकल वर्क डन की यहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे। मैं यहाँ वर्डिंग अब दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि बोर्ड के ऊपर अभी मैंने इसको लिखा है, तो मैं इसकी जगह ये डॉटेड लाइंस लगा रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्क डन बेसिकली दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फोर्स और कवर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने इस तरह से इफेक्टिव का वर्ड क्यों यूज़ किया ये अभी हम एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को देख लेंगे। तो ऊपर वाली वर्डिंग के साथ मैंने ये मैथमेटिकल फॉर्म बता दी। अब आप समझ गए कि वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो तब भी ज़ीरो, और अगर इफेक्टिव फोर्स ना हो तब भी ज़ीरो। ये दो बातें तो आपके सामने समझ आती हैं कि वर्क ज़ीरो होता है फोर्स के ज़ीरो होने से या डिस्प्लेसमेंट के कवर ना होने की वजह से। आइए इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको भी लिख लेते हैं। और ये भी एक डेफिनेशन की जाती है कि बेटा वर्क जो है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, जी बच्चों ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, लगने वाली फोर्स टोटल और कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट। हम देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये बेसिकली ऊपर वाली वर्डिंग से ही आई है। तो ये भी एक इसकी मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन ये मैथमेटिकल डेफिनेशन या इसको वैसे डेफिनेशन भी कह दिया जाता है। अगर आप वर्क की डेफिनेशन यही लिख देते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तब भी बात वो कंसीडर कर लेगा। बहरहाल वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D, और आप बच्चे इस बात को जानते हैं कि दो वेक्टर्स में डॉट कब लगाया जाता है। सेकंड चैप्टर में बताया था जब आने वाला रिजल्ट स्केलर हो, ठीक है। फोर्स तो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन आने वाला रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी हो। तो सिंपली एक बात सामने आई कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी विद SI यूनिट, और इसका SI यूनिट बेटा एक तो इसका यूनिट है जॉल, या फिर एक यूनिट है न्यूटन फोर्स का यूनिट, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। तो एक इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी है। मैंने जॉल को कैपिटल J से नहीं लिखा, यूनिट लिखने का रूल है कि जब फुल नेम किसी यूनिट का लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से। बहरहाल ये कन्वेंशंस में आपको बताई जाएंगे। ये इसका यूनिट है जॉल या न्यूटन मीटर। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि 1 जॉल वर्क कब होगा। तो चूंकि जॉल की अलग से डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है तो मैं आपके सामने जॉल को अब डिफाइन करने लगा हूं। व्हाट इज जॉल? जॉल बेटा एनर्जी का यूनिट भी है, वर्क का यूनिट भी है। तो अगर हम वर्क के लिए इसको डिफाइन करते हैं तो अपने फार्मूले के मुताबिक हम ये कहेंगे अगर किसी बॉडी को के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो देन हम कहेंगे कि वर्क 1 जॉल होगा। यानी आप इसको इस तरह लिखेंगे, इफ ए बॉडी कवर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट under the influence of 1 न्यूटन फोर्स। अगर एक बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जब उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगे तो वर्क विल बी 1 जॉल। सो क्या पता लगा कि बच्चों जॉल बेसिकली न्यूटन मीटर के इक्वल है। अब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से जॉल बताई जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं अगर 2 न्यूटन फोर्स लगने पर एक बॉडी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो क्या वर्क अब कितना होगा? तो 2 2s are 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह अगर आप 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करता तो वर्क 0 है। ओके, तो आपने प्रोडक्ट लेना है। तो हम किस फोर्स के ज़ेरे असर वर्क की बात कर रहे हैं? सो दिस इज कांस्टेंट फोर्स।
कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, बोल मैं वैसे देता हूं। तो बच्चों, ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड थ्रू आउट इट्स एक्शन चेंज ना हो। मैं मिसाल देता हूं कि अगर 10 न्यूटन फोर्स लगी एक बॉडी पर, तो मुसलसल 10 न्यूटन ही लगे, यानी उसमें कमी या ज्यादती ना आए, एक उसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और जिस डायरेक्शन में लग रही थी वो डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो तब हम कहेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों या दोनों में से कोई एक भी चेंज होती है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। एंड माइंड यू कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। Remember one thing, so you can watch on the screen that the force is said to be constant if its magnitude and direction both does not change during its action, then the force will be constant। तो आइए अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो इसमें ये इफेक्टिव वैल्यू की भी आपको समझ आएगी और ये मैथमेटिकल फॉर्म भी प्रूफ होगी। जी स्टूडेंट्स, हम अपनी बात को एक्सप्लेन करने लगे हैं। देखिए, एक आसान मिसाल से लेते हैं। एक बॉडी जिसका मैस m है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा है और ज़मीन जो है वो आपकी हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अर्थ ये दिखाई गई है। और जिस तरह आप देखते हैं ना, एक बच्चा खिलौने को धागे से खींचता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मंजर देख लें, या जैसे एक बहुत भारी क्रेट को रस्सी की मदद से खींचा जाता है। ये एग्जाम्पल हमारे सारे वर्क के केसेस को क्लियर कर देगी। तो हम कहते हैं कि इस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लाया गया अंडर दिस अप्लाइड फोर्स। तो ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। और हम कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं? ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट रहती है, मैं ये भी लिख देता हूँ। तो कांस्टेंट फोर्स लग रही है मुसलसल इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बनाती हुई। और इस फोर्स के लगने पर ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जब लगी तो बॉडी पॉइंट ए से बी तक आया और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया डी। आप देख सकते हैं इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है जमीन के ऊपर, यानी इसने जमीन के ऊपर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको हमने दिखा दिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कवर कराने के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ, ये हम बात अब करते हैं। मैं इसकी वर्डिंग को भी लिख लूं। स्टूडेंट्स, एक बॉडी जिसका मैस m है वो a पॉइंट से b पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ जमीन के ऊपर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? d। अंडर द इन्फ्लुएंस या अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स f फोर्स के जेर असर, और ये फोर्स थीटा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, जैसे आपको दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, फोर्स तो लग रही थी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्क कराने में यूज हुआ, यानी फोर्स की इफेक्टिव वैल्यू क्या हुई? सारी की सारी फोर्स वर्क के लिए इस केस में इफेक्टिव नहीं है। आप जरा देखें, बॉडी मूव किया एक्स एक्सिस पर, तो अगर हम फोर्स के कंपोनेंट्स लेते हैं, मैं आपके सामने अब फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने लगा हूं, टिप से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने ये वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर को है, और एक एफ कॉस थीटा जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है। तो आप देखें कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जिसने बॉडी को मूव कराया, तो यानी जिसने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर कराया, तो वो एफ कॉस थीटा है। एफ साइन थीटा यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एफ साइन थीटा इफेक्टिव हो तो फिर बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहिए नीचे से ऊपर को, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट वर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सो इंप्लाइज दैट इस लगने वाली फोर्स में से सिर्फ इफेक्टिव फोर्स एफ कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा इफेक्टिव नहीं है। सो
कीप इन योर माइंड के सारी की सारी फोर्स इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, सो ये फोर्स का कंपोनेंट वर्क कराने का बाइस बना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अब लिखता हूँ। By resolving force into its rectangular components, एक फोर्स का x कंपोनेंट Fx और एक y कंपोनेंट F sin theta. It is clear from the figure that F sin theta is not effective component. ठीक है, here इसकी वजह है कि बॉडी ने तो वर्टिकल की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया। एफ कॉज थीटा सिर्फ वो बेटा कंपोनेंट है जो वर्क के लिए इफेक्टिव है, जो बॉडी को डी डिस्प्लेसमेंट तक लेके आया। ठीक है, एफ कॉज थीटा इज द ओनली कंपोनेंट विच इज इफेक्टिव फॉर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट डी, बट एफ साइन थीटा इज नॉट इफेक्टिव। सो बाय डेफिनेशन अब हम आपके सामने उस चीज को रखने लगे हैं। दिस इंप्लाइज दैट वर्क बेटा दो चीजों का प्रोडक्ट आपको पहले बताया था, शुरू में डेफिनेशन लिखी। बताएं, नंबर वन, फोर्स की इफेक्टिव वैल्यू। फोर्स की कौन सी इफेक्टिव वैल्यू है यहाँ पे? इफेक्टिव कंपोनेंट। अब मैं लिख देता हूं, इफेक्टिव कंपोनेंट लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स बताएं कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है? दिस इज एफ कॉज थीटा और लेंथ कितनी है डी, तो रिजल्ट क्या आ गया? एफ डी कॉज थीटा। एफ डी कॉज थीटा को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें यानी डॉट की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे एफ डॉट डी। तो याद कीजिए यही डेफिनेशन अभी बताई थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने वर्क की एफ डॉट डी वाली फॉर्म, एंड दिस इज एप्लीकेबल डायरेक्टली एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। यहां पर मैं आपके सामने अब वर्क के मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो होने पर कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, आपने उनको भी देखना है। ये चीज़ आपके सामने आ गई कि फोर्स का एफ कॉज थीटा वाला कंपोनेंट ही वर्क कराता है। कुछ बच्चों के जहन में सवाल होगा, सर जब एक दफ़ा फोर्स आपने लगाई तो फोर्स कवर लगने के बाद बॉडी ने यकीनन काइनेटिक एनर्जी गेन की। अब काइनेटिक एनर्जी का आर्टिकल आएगा, मैं वहाँ तफसील से बताऊंगा। तो बॉडी डी डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद रुक क्यों गया? तो भाई सीधा सा जवाब है कि इस बॉडी के ऊपर एक तो फोर्स हम लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कवर कराने के लिए, और इसके पैरेलल लग रही हैं फ्रिक्शन की फोर्स जो बॉडी और ज़मीन के दरमियान है, और एयर फ्रिक्शन है वो भी अपना रोल प्ले करती है। तो ये रेजिस्टिव फोर्सेस अगर ना होती तो फिर तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तो हमने तो जो फोर्स लगाई वो तो लिमिटेड थी और वो लगा के छोड़ दी। अगर हम मजीद वर्क करना चाहते हैं तो हम भी फोर्स लगाते जाएं, डिस्प्लेसमेंट कवर होता जाएगा। समझ गए ना? तो जैसे आप एक रैकेट से किसी बॉल को शॉट खेलते हैं तो आप एक ही दफ़ा फोर्स लगाते हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद वो बॉल रुक जाती है। तो रुकती क्यों है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस। सो आइए अब हम चलते हैं अपनी बात की तरफ, इसके डिफरेंट केसेस की तरफ। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ गौर कीजिएगा, हम ये बात कर चुके हैं कि एफ डॉट डी या एफ कॉज थीटा इंटू डी या एफ डी कॉज थीटा ये वर्क का फॉर्मूला है मैकेनिकल वर्क का। बताएं वर्क मैक्सिमम कब होगा? कॉमन सेंस है कि बेटा जब फोर्स उसी तरफ लगे जिधर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो देखें जब फोर्स सारी की सारी इफेक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस और टोटल फोर्स लग रही है अलोंग वाई एक्सिस, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। तो बताइए कि वर्क जो है वो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होने की वजह से, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, एंगल इनके दरमियान जीरो और कॉस जीरो कितना होता है 1, ये वर्क आ जाएगा मैक्सिमम। तो अब ऐसा होगा कब? इफ अप्लाइड फोर्स एंड कवर्ड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल सिंपली, तो ऐसा वर्क मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा? ये भी आपका एमसीक्यू है, मैं यहां पे इसको बोर्ड पे लिख देता हूं। दिस
तो ये वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये बात आपको पहले भी बताई है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। तो जब फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। सो याद रखें, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे तो वर्क मैक्सिमम आएगा। वैसे डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ये बात पढ़ी थी कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। सो ये तो आ गया वर्क मैक्सिमम के लिए। अब चलते हैं यानी फर्स्ट केस। सेकंड, वर्क जीरो कब होगा? फॉर मिनिमम या जीरो वर्क। तो बच्चों वर्क जीरो या मिनिमम कब होगा मैं आपको बताता हूं कि आप इस तरह कर लें। इसकी एग्जांपल पहले कि फर्ज करें एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया, उसका डिस्प्लेसमेंट d है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं इसको समझाने की खातिर इस पे मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं, एक F1। तो आपसे कोई पूछे F1 का वर्क तो आप कहेंगे मैक्सिमम है, लेकिन आप अगर गौर करें तो इस पे और भी फोर्सेस लग रही हैं। जैसे इस बॉडी का अपना वेट है, तो वेट भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलें इसको मैं F2 कह देता हूं सिर्फ आपको समझाने की खातिर। तो बताइए क्या ये वेट की फोर्स भी तो मुसलसल लग रही थी, क्या इसने वर्क किया? क्या ये बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर कराने में यूज हुई, या क्या इसका कोई ऐसा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो? नहीं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो F2 की फोर्स है ये बेसिकली नॉन वर्किंग है, यानी ये वर्क नहीं कर रही। तो सिंपल बात है बेटा, जो भी फोर्स 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट के लगे वो कभी भी वर्क नहीं करती। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में बाल्टी उठाए हुए पैदल चल रहा है, तो अगर उसके हाथ की फोर्स की बात करें तो वर्क हो रहा है कि वो अपने हाथ की फोर्स से बाल्टी को लेके जा रहा है, लेकिन बाल्टी का वजन नीचे को है, तो वेट की फोर्स इस केस में कोई वर्क नहीं कर रही। जैसे आप ये कहते हैं, चले मैं इस मिसाल को एक और दे देता हूं। एक फुटबॉल ये जमीन पे पड़ा था, इसका वेट है नीचे को, इसकी नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, ये इसका सेंटर है। और इस फुटबॉल को, और मैं सिंपली ये कहूंगा इफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, जब लगने वाली फोर्स और कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे आ जाएं तो बच्चों फॉर्मूला बनेगा FD cos 90। और cos 90 क्या होता है? कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 0। तो उस फोर्स की वजह से कभी वर्क नहीं होगा। ये याद रखना, वर्क का जीरो होना, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना ये डिपेंड करता है कि हम किस फोर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको अब अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि इस केस में वर्क क्या होगा? जीरो। चलें आपके समझाने की खातिर मैं एक और एग्जांपल बनाऊंगा जिसको मैं बाद में इरेज भी कर दूंगा, ताकि वर्क जीरो और मैक्सिमम की एक मिसाल और आपको समझ आ जाए। देखें ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है पैर, और आगे एक कुआं है, एक खाई है जिसमें कोई भी चीज गिर सकती है। ठीक है, एक फुटबॉल आपके पास था, ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, या गोल्फ की बॉल है, कोई भी चीज है, इसका वेट किधर है? नीचे को। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है भाई, आपने परेशान नहीं होना कि शायद हमारा लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, इसके ऊपर टाइटल भी लग गया। और चलिए मैं सिर्फ वेट से बात करता हूँ। वैसे वेट के ऑपोजिट रिएक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वो भी है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक बच्चे ने बॉल को जरा सा हिट किया ऐसे फोर्स लगाकर, और जब बॉल को हिट किया तो बॉल ट्रेवल करती जा रही है, यहां तक कॉर्नर तक बॉल जब पहुंची, इस कॉर्नर तक पहुंचने के दौरान आप नोट करें डिस्प्लेसमेंट और वेट के दरमियान कितना एंगल है? 90। तो वेट की फोर्स यहां तक कोई वर्क नहीं कर रही, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई वर्क नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रही, तो बात गलत होगी, क्योंकि ये फोर्स जो लगाई है ये तो वर्क कर रही है। सो बात समझ आई? फोर्स
वर्क किसी फोर्स के लिहाज से पॉजिटिव होता है और किसी के लिहाज से नेगेटिव और किसी के लिहाज से जीरो। लेकिन अब समझने की बात है कि जैसे ये बॉल कुएं के करीब गई तो यहां आने पर अब जो वेट की फोर्स थी वो तो मुसलसल नीचे को थी और इसने बॉडी को मूव भी कहां कराया, नीचे की तरफ। तो अब आप कहेंगे कि वही वेट की फोर्स जो इस यहां तक वर्क नहीं कर रही थी 90 डिग्री एंगल की वजह से, अब वही वेट की फोर्स वर्क करने लग पड़ी और बॉडी को ऊपर से नीचे लेके आई है, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूं कि मैं इस बॉडी को छोड़ता हूं तो वेट की फोर्स इसको मूव करा रही है, तो वेट वर्क कर रही है। लेकिन अगर मैं इसको लेके ऐसे चल रहा हूं अपने हाथ की फोर्स लगाते हुए, तो वेट किधर है, नीचे को, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ को, तो एंगल कितना है 90। अब वेट वर्क नहीं कर रहा। जैसे एक बंदा बाल्टी उठा के चल रहा हो तो अब वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मिसालें आपको समझ आ गई होंगी। इन एग्जाम्पल से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर करना था। बात तो मुख्तसर इतनी ही थी जिसको हमने आपके सामने रखा। थर्ड है बात कि वर्क नेगेटिव कब होगा। फॉर नेगेटिव वर्क, तो बच्चों नेगेटिव तब होता है वर्क जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट हो जाएं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉडी को मूव करा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो जाहिर है मूव खुद से तो नहीं कर रहा, आपने भी एक फोर्स लगाई होगी डिस्प्लेसमेंट कवर कराने के लिए। तो चले मैं वो भी दिखा देता हूं। आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाई, वो भी लेफ्ट से राइट, एफ। जबकि जो मज़ाहमत की फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स, एफ डैश मैं नाम देता हूं, ये कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स। तो आप नोट करें ये फ्रिक्शन की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल या ऑपोजिट। तो ये फोर्स नेगेटिव वर्क करेगी। अच्छा, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी को ज़ाया करेगी, यानी वर्क करने में मज़ाहमत देगी। यानी ये इस फोर्स के लिहाज से वर्क पॉजिटिव है और इस फोर्स के लिहाज से नेगेटिव है। जब आपको एनर्जीज मैकेनिकल की टाइप बताई जाएंगी तो नेगेटिव वर्क मैं वहाँ पे ओपन करूँगा ज़रा डिटेल से। फिल वक्त आपने याद रखना है कि जितनी भी मज़ाहमत की फोर्सेज होती हैं ये हमेशा नेगेटिव वर्क करती हैं। आप बॉडी को लेफ्ट से राइट मूव कराएं तो फोर्स राइट से लेफ्ट लगेगी, आप बॉडी को लेफ्ट से राइट मूव कराएं तो फोर्स राइट से लेफ्ट लगेगी। ये मज़ाहमत की फोर्स हमेशा ऑपोजिट होती है। तो समझ आई बात। इसका मतलब है कि इस केस के अंदर आप देखेंगे कि ये वाली फोर्स जो है इसका वर्क हमेशा नेगेटिव रहेगा। इंप्लाइज दैट इनके दरमियान एंगल हो गया 180 डिग्री एंड कॉज 180 डिग्री क्या होता है, -1। सो वर्क आ जाएगा एफ डी कॉज 180 -1 दैट इज -FD। तो वर्क आपका हो गया नेगेटिव। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी कि वर्क का पॉजिटिव, ज़ीरो या नेगेटिव होना ये डिपेंड करता है कि हम किस फोर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। एक ही वर्क किसी फोर्स के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए ज़ीरो और किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। आइए अब हम इसके ग्राफ पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बताने लगे हैं कि इस वर्क को कैलकुलेट कैसे करना है। एफ डॉट डी तो ठीक है, आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, लेकिन कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है मैनुअली, तो आप क्या करेंगे, हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखने लगे हैं। बेटा, वर्क के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, एफ कॉस थीटा, और फोर्स कांस्टेंट है तो कंपोनेंट भी इसका कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट डी। तो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया एक्स एक्सिस पे, एफ कॉस थीटा लिया वाई एक्सिस पे। यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपने डिस्प्लेसमेंट को इंडिपेंडेंट क्यों लिया। तो मैं आपको मिसाल बताता हूँ। एक 10 किलोग्राम का बॉडी है और एक 100 किलोग्राम का बॉडी है, दोनों को वर्क कराने के आपने कराना है, तो दोनों को वर्क कराने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स कर सकते हैं। मसलन यहाँ से
2 किलोमीटर दूर एक सीधी लाइन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो सकता है, लेकिन दो डिफरेंट मैसेज के लिए जो लगने वाली फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होगी। सो इट मींस के जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, ये फिक्स किया जा सकता है। सो इंडिपेंडेंट टर्म एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे ली जाती है, गौर कीजिएगा। हमारा ग्राफ जो पॉइंट ए से बी तक है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आया। क्या शो कर रहा है? देखें, अगर ग्राफ नीचे से ऊपर चढ़े तो इसका मतलब है फोर्स कम से ज्यादा हो रही होती, ऊपर से नीचे आती लाइन तो पता लगना था फोर्स कम हो रही है। तो देखें, फोर्स ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है ये फोर्स कांस्टेंट है, लिहाजा बॉडी सिर्फ क्या कवर कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन फोर्स उसकी चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। This implies that the graph will be a ST डॉट का मतलब स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो आपको दिखा दी गई। आइए इस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का क्या तरीका है? टिप से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, पॉइंट सी पे मीट किया तो ये आपके पास रेक्टेंगल आ गई। हेयर एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, यानी इस ग्राफ का एरिया बेसिकली इस रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है? एफ कॉस थीटा। विड्थ कितनी है? लेंथ और विड्थ। तो ये तो बेटा आ गया एफ डी कॉस थीटा, और यही किसके बराबर है? आपने अभी पढ़ा वर्क डन के। सो रिजल्ट क्या आया? शोज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें तो आप वर्क फाइंड कर लेंगे, यानी आप ग्राफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जब भी एरिया लेंगे तो वो वर्क के बराबर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी था, इसमें बेसिक छोटी छोटी बातें भी थी, यूनिट को भी देखा, सारे पैरामीटर को देखा, और ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।